नमस्कार दोस्तों, अपन संसद पढ़ रहे थे और संसद में आज अपन पढ़ेंगे राज्यसभा। तो देखिए आज का अपना पॉइंट है राज्यसभा। सबसे पहले राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 80 में है। क्या अपन राज्यसभा को केवल राज्यसभा कहते हैं या अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, अपन यहाँ राज्यसभा के 7 प्रकार के नाम देखते हैं। देखो सबसे पहले है, इसको अपन कहते हैं स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन। इसे कहते हैं उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहते हैं, और इसे कहते हैं द्वितीय सदन भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? द्वितीय सदन के नाम से भी अपन जानते हैं। स्थायी सदन हो गया, उच्च सदन हो गया, द्वितीय सदन हो गया। इसके बाद देखिए राज्यसभा को कहा जाता है विद्वानों का सदन। क्या कहते हैं? विद्वानों का सदन कहते हैं। यही से प्रश्न बनता है कि किसे वरिष्ठों का सदन कहते हैं? तो वरिष्ठों का जो सदन कहा जाता है वो भी राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा को कहा जाता है राज्य परिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य परिषद भी कहते हैं। ये देखो काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद है, वो प्रारंभ में कहते थे। तो इसका जो राज्यसभा नाम पड़ा वो राज्यसभा नाम कब पड़ा था? तो ध्यान रखना 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम राज्यसभा रखा गया। तो सबसे पहले कौन से अधिनियम से राज्यसभा जो है उसका गठन किया गया? तो ध्यान रखना भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का है। उसी से राज्यसभा का आगमन माना जाता है। तो राज्यसभा जो है इसका आगमन कौन से अधिनियम से है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से है, जिसे अपन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। उसी से राज्यसभा का आगमन हुआ। तो यहाँ आपने देखा राज्यसभा की प्रारंभिक बातें देखी है कि राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा जो है कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, विद्वानों का सदन है, वरिष्ठों का सदन है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? राज्यसभा। तो ये राज्य परिषद, देखो राज्यसभा नाम कब पड़ा? तो आप क्या कहोगे? 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम पड़ा। और राज्यसभा का आगमन कौन से अधिनियम से होता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 से राज्यसभा का आगमन माना गया है। ठीक है, अब देखो राज्यसभा है, इस प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना प्रथम बार राज्यसभा का जो गठन किया गया वो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया है? तो ध्यान रखना 3 अप्रैल 1952 को। अगर पूछे कि पहली बैठक राज्यसभा की कब हुई, तो चाहे आपको संसद की बैठक पूछे, चाहे लोकसभा की पूछे, चाहे राज्यसभा की, उत्तर एक आएगा और वो है 13 मई 1952 को। तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो अपन देखा राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 80 में है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और कैसा है? उच्च सदन है। और क्या कहोगे? द्वितीय सदन। और क्या कहोगे? विद्वानों का सदन। और सी क्या कहोगे आप? वरिष्ठों का सदन। और क्या कहोगे? काउंसिल ऑफ स्टेट। और क्या कहोगे? राज्य परिषद। अब राज्य परिषद से जो राज्यसभा नाम बना वो कब बना? तो 23 अगस्त 1954 को। राज्यसभा का आगमन कौन से अधिनियम से हुआ है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। गठन जो है पहली बार कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का आजादी के बाद जो गठन हुआ। और पहली बैठक है वो कब हुई? तो आप क्या कहोगे? पहली बैठक जो हुई है वो 13 मई 1952 को। अब देखो विश्व की सबसे शक्तिशाली राज्यसभा कहां की है? तो विश्व की सबसे शक्तिशाली राज्यसभा अमेरिका की है। और वहां अमेरिका में राज्यसभा को कहते हैं सीनेट। तो विश्व की सबसे कमजोर या जिसको अपन पप्पू बोलते
शक्तिशाली शक्तिशाली राज्यसभा। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली जो राज्यसभा है वो किस देश की है? अमेरिका की है। और उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट कहा जाता है। फिर है विश्व की सबसे कमजोर या पगु, विश्व की सबसे पगु मतलब कमजोर, विश्व की सबसे पगु राज्यसभा। तो अभी हमने कहा था कि विश्व की सबसे पगु या कमजोर राज्यसभा है वो किस देश की है? ब्रिटेन की है। उसे कहते क्या है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ये सबसे कमजोर होती है विश्व की, पूरे विश्व में ब्रिटेन की कमजोर है जबकि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली है। अब राज्यसभा की जो अपने भारत में सीटें हैं उनका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है? तो देखो, राज्यसभा की जो सीटें होती है उन सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जनसंख्या के आधार पर। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये चौथे अनुसूची में लिखा गया है। ऐसा चौथे जो अनुसूची होती है, अनुसूची उसके अनुसार राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है। तो प्रथम 50 लाख तक तो क्या होता है? अलग सिस्टम होता है। प्रति 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाता है, जबकि 50 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 20 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाता है राज्यसभा का। तो यहाँ पर देखा विश्व की सबसे शक्तिशाली राज्यसभा अमेरिका की है, जिसे अपन ने क्या कहा है? सीनेट कहा है। और विश्व की सबसे पगु जो है वो किसकी है? ब्रिटेन की है, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। भारत में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है और जो चौथी अनुसूची है उसमें ऐसा उल्लेख है। अब देखो, राज्यसभा की सीटों की चर्चा करते हैं कि भारत में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखिए, अनुच्छेद जो 80 है उसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें वो अधिकतम कितनी बताई गई है? तो अधिकतम जो सीटें हैं वो है अपने 250। कितनी सीटें हैं? 250 सीटें हैं राज्यसभा की। अब 250 सीटें हैं, उनमें भी दो प्रकार की सीटें होती हैं। देखो, टोटल सीटें अधिकतम जो है 250। अब 250 भी दो प्रकार की होगी। दो प्रकार की कैसे? निर्वाचित भी होगी और मनोनीत। तो जो निर्वाचित है वो है 238 और जो मनोनीत है, मनोनीत वो कितनी होगी? तो मनोनीत होगी 12। अब निर्वाचित 238 है, मनोनीत 12 है। अब ये मनोनीत कौन करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है। जो ये 250 सदस्य होते हैं उनमें 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं और राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। अब मनोनीत करता है तो किस क्षेत्र से होते हैं? प्रश्न भी आता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं। किससे होते हैं? तो ध्यान रखना, क्रम से याद रखना। राष्ट्रपति को करेगा कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के व्यक्ति होंगे। तो इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत। लेकिन आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना, वर्तमान में जो सीटें हैं वो 245 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 245। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। अब ये 245 वर्तमान में है, इनमें भी दो प्रकार की होगी। एक तो वही निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत फिक्स है, 12 मनोनीत होंगे, वही राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, वही कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से होंगे। तो अब ये 245 में से 12 कम कर लो तो 233। तो 233 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। अब 233 में भी दो प्रकार के होंगे। एक निर्वाचित हो गए राज्यों से और कुछ आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे? तो केवल 4 आते हैं।
राज्यों से कितने आते हैं? तो 4 कम कर लो इसमें से। 229 सदस्य जो हैं वो कहां से आते हैं? राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। अब 4 जो हैं इनमें भी केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, उस दिल्ली से सर्वाधिक 3 आते हैं। 3 जो हैं वो कहां से आते हैं? दिल्ली से आते हैं। और जो पांडुचेरी है उससे कितना आता है? 1 आता है। अब यहां पर आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो वो भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सीटें कितनी हैं? तो फिलहाल वहां सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के कारण अभी फिलहाल वहां चुनाव नहीं हुए हैं। तो जब चुनाव होंगे उसके लिए आप करंट अफेयर्स का अध्ययन करते रहे, वहां आपको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी क्या सीटें हैं। तो फिलहाल जो सीटें हैं मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो दिल्ली से 3 है और पांडुचेरी से कितने हैं? 1 है। तो यहां देखो, आपने देखा राज्यसभा की जो सीटें है अपने वो अधिकतम 250 है। 250 में से निर्वाचित कितनी है? 238 और मनोनीत 12 है। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। फिर वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 245 है। 245 में से निर्वाचित 233 है और मनोनीत 12 है। अब 233 में से राज्यों से 229 है, केंद्र शासित से 4 है, जिनमें दिल्ली से कितनी है? 3 है और पांडुचेरी से 1 है। बाकी जो चीजें हैं वो आप करंट अफेयर का अध्ययन करते रहिए, जब भी चेंज होगा तुरंत अखबारों में या करंट अफेयर की जो बुक है उसमें आ जाएगी। क्योंकि फिलहाल आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है उसका मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब चुनाव होंगे कितनी क्या सीटें हैं वो सरकार पर डिपेंड करता है, कितनी क्या सीटें वहां रखती है, ठीक है। अब देखो, अब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें बाकी के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें जो पुराने केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें सीटें नहीं थी। जैसे आपके चंडीगढ़ में कोई सीट नहीं थी, लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं थी, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई सीट नहीं थी। दादर नागर हवेली और जो आपका दमन द्वीप है आजकल इन दोनों को भी एक कर दिया गया है। तो देखो, मैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेश लिख रहा हूं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं फिलहाल। तो सबसे नए हैं उनकी बात पहले कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पांडुचेरी या पुडुचेरी वगैरह जो भी आप बोलो, चंडीगढ़, कौन सा? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ये टोटल 9 बन चुके हैं। जिनमें वर्तमान में 9 नहीं बोलोगे, वर्तमान में पूछे तो आप 8 ही बोलना। 8 ही क्यों बोलना? क्योंकि इन दोनों को एक कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को जो है एक कर दिया गया है और अस्तित्व में आ चुके हैं। 26 जनवरी 2020 को ये अस्तित्व में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 को दोनों अस्तित्व में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान में आप जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताओगे वो कितने बताओगे? 8 बताओगे, न कि 9। हालांकि जब आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख नए राज्य नए केंद्र शासित बने थे उस समय 9 हो गए थे। पहले 7 थे, फिर 9 हो गए और वापस कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं, ठीक है।
तो ये फिलहाल केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति है आपकी। ठीक है, इन दोनों में राज्यसभा की सीटों का मामला भी पेंडिंग में है। फिर अंडमान निकोबार में था ही नहीं, दिल्ली में 3 है, पांडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ जो है उसमें नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, फिर इन दोनों में नहीं था। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है इसके मामले में, वो भविष्य में पता चलेगा। अब अपन चर्चा करते हैं राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किस किस राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं, तो इनकी चर्चा करते हैं। तो देखो, सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की जो हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न खूब आता है एग्जाम। और कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की। तो अब अपन चर्चा करते हैं राज्यसभा की सीटों की, अलग अलग राज्य में अलग अलग जो सीटें हैं उनकी। तो देखो, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कितनी सीटें हैं, 31। तो आप ये प्रश्न ध्यान रखना, सर्वाधिक सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो आप क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें। दूसरा स्थान जो आता है अपने महाराष्ट्र का आता है, महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, तो महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद में अगला जो स्थान आता है वो तमिलनाडु का आता है, तमिलनाडु में कितनी है, 18 है, तमिलनाडु में कितनी है, 18। बिहार और बंगाल दोनों में समान है, 16 है। तो देखो, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा स्थान किसका आ रहा है, महाराष्ट्र का आता है, महाराष्ट्र में कितनी है, तो 19 सीटें हैं आपके महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में कितनी है, तो तमिलनाडु में अभी हमने कहा था 18 सीटें हैं। फिर देखिए आपका जो बिहार है और आपका जो बंगाल है, इनमें कितनी है, तो ध्यान रखना इनमें 16 सीटें हैं। बिहार में भी 16 सीटें हैं और आपका जो बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखना 16 सीटें हैं। इसके बाद देखिए कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं कर्नाटक में, 12 सीटें कर्नाटक में। अब 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 11 सीटें हैं, आपका गुजरात, आपका आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, उनमें 11 सीटें हैं। जबकि राजस्थान और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो देखो, आपका एमपी, आपका गुजरात, एमपी का मतलब जानते हो ना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में कितनी है, तो 11 सीटें हैं, प्रत्येक में 11 सीटें। इसके बाद देखो, ये तो हो गया आपका। इसके बाद देखिए आपका राजस्थान और उड़ीसा, इन दोनों में कितनी है, तो ध्यान रखना 10 सीटें हैं। इसके बाद केरल को पूछा जाता है, केरल में कितनी सीटें हैं, तो केरल में 9 सीटें राज्यसभा की, केरल में कितनी है, 9 सीटें हैं केरल में राज्यसभा की। तो यहाँ देखा उत्तर प्रदेश जो है उसमें कितनी सीटें थी, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें 31 थी। महाराष्ट्र में जो है कितनी सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में जो सीटें आपके 19 है। फिर तमिलनाडु में कितनी है, 18 सीटें हैं। उसके बाद आ जाइए बिहार बंगाल में कितनी है, तो 16 सीटें हैं। फिर एमपी में कितनी सीटें हैं, तो एमपी में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में 11 है, बिहार बंगाल में 16 थी, राजस्थान उड़ीसा में 10 है और केरल में कितनी है, 9 सीटें हैं। अब आ जाइए 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 सीटें हैं। असम में भी 7 है, असम में भी कितनी है, 7, तेलंगाना में भी 7, असम में भी 7, तेलंगाना में भी 7 और पंजाब में भी 7। तो झारखंड में कितनी, तो झारखंड में 6। देखो आपका पंजाब, तेलंगाना और असम, इन तीनों में कितनी है, तो 7 सीटें। पंजाब में भी 7, तेलंगाना में भी 7 और असम में भी 7। तो अभी हमने कहा था झारखंड में कितनी सीटें हैं, तो झारखंड में जो सीट है वो 6 सीट है। तो पंजाब, असम और तेलंगाना, इन तीनों में तो 7 सीटें हैं। जबकि आपके झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में 6 सीट है। आपका हरियाणा और आपका छत्तीसगढ़, उनमें 5 है। हरियाणा में और
छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो 5-5 सीटें हैं दोनों में। फिर है जम्मू कश्मीर जो है उसमें कितनी सीटें, तो जम्मू कश्मीर में जो सीटें थी है नहीं थी वो 4 सीटें थी। अब सरकार किस प्रकार से बंटवारा इनका करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वो आगामी समय में पता चलेगा। इसके बाद में हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड है, इन दोनों में कितनी सीटें हैं, तो इन दोनों में 3-3 सीटें हैं। हिमाचल में भी 3 है और आपके उत्तराखंड में भी कितनी सीटें हैं, 3-3 हैं। तो ये बातें अपन ने देखी है। सीटों के बारे में भी कुछ थोड़ा और बाकी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें 31 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार बंगाल में 16 है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा बहुत मोस्ट है, 10 सीटें हैं। केरल भी खूब पूछा हुआ क्वेश्चन में आता है, तो 9 सीटें हैं। आपके पंजाब, तेलंगाना, असम में 7 है, झारखंड में 6 है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4, बाकी करंट अफेयर में ध्यान रखिए। हिमाचल और उत्तराखंड में जो है वो कितनी सीटें हैं, तो 3-3 सीटें हैं। अब देखो अपने क्या है कि भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहां राज्यसभा की केवल 1-1 सीटें हैं। अब 8 राज्यों को आप एक फॉर्मूला से याद रख सकते हो, सीना मेम अरुण गोवा का मित्र है। क्या एक फॉर्मूला है, सीना मेम अरुण गोवा का मित्र है। आप इस फॉर्मूले से राज्यसभा की सीटें याद रख सकते हो। 8 ऐसे राज्य होंगे, कितने बताए मैंने, 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें 1-1 सीटें ही हैं। तो देखो सी से आपका एक राज्य होता है जिसका नाम है सिक्किम, ना से अर्थ होता है नागालैंड, मे से अर्थ होता है मेघालय, मे का अर्थ होता है मणिपुर, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का मतलब गोवाई है, गोवा का मतलब यहाँ गोवाई है, मी का मतलब है यहाँ मिजोरम है, मिजोरम, और त्रे का मतलब है यहाँ त्रिपुरा है। तो इस प्रकार ये कैट का शब्द केवल जोड़ने के लिए था, बाकी मी का मतलब मिजोरम और त्रे का मतलब त्रिपुरा। तो ये भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां प्रत्येक राज्य में 1-1 सीटें हैं। तो आप इस हिसाब से रख सकते हो कि 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं। सीना मेम अरुण गोवा का मित्र है, एकदम इजी फॉर्मूला है, सीना मेम अरुण गोवा का मित्र है। सी से सिक्किम है, ना से नागालैंड है, मे से मेघालय, मे से मणिपुर है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश है, गोवा से गोवा है, मी से मिजोरम है और त्रै से त्रिपुरा है। अब देखो बात करते हैं राज्यसभा के चुनावों की। क्या आपने किसी राज्यसभा के सदस्यों को वोट दिया है? नहीं दिया। कैसे देते हैं? अपन दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव अपन कहें कि विधायक करते हैं, ठीक है, विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। विधायक कौन से? चाहे राज्यों के हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश के हो, तो विधायक है वो इन राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। और जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनमें केंद्र शासित और राज्यों के विधायक भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, विधायक निर्वाचित भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं उनमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यदि कोई उम्मीदवार चुनावों के लिए राज्यसभा में खड़ा होना चाहता है तो कम से कम 10 विधायकों ने उसके नाम का क्या रखा हो? प्रस्ताव रखा हो, तो वही व्यक्ति क्या है? चुनाव में खड़ा हो सकता है। एक नियम और है, आप किसी भी राज्य को हो और किसी भी राज्य में आप चुनाव लड़ सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसी राज्य के हो, उसी राज्य का होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप मानो
गुजरात के हो, आप राजस्थान में चुनाव लड़ सकते हो। जिससे अभी हाल ही उदाहरण दे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वो पहले असम राज्यसभा से निर्वाचित होते थे और इस बार राजस्थान राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं। तो वहां का नागरिक होना जरूरी नहीं है। तो ये है कि उसी राज्य का नागरिक होना राज्यसभा के चुनाव के लिए जरूरी नहीं है, उम्मीदवार के लिए। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधायक करते हैं, जो राज्य और केंद्र शासित के होते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। किसी को अगर चुनाव लड़ना हो तो कितने विधायकों ने उसके नाम का प्रस्ताव रखा हो, तो 10 ने प्रस्ताव रखा हो और उसी राज्य का होना अनिवार्य नहीं है। वैसे जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति के समान ही होते हैं। कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी जो प्रणाली होती है उस अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल जो संक्रमणीय मत प्रणाली होती है उसी के आधार पर राज्यसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। तो ये अपन ने यहाँ सीटों की बात की और चुनाव में कौन भाग ले सकता है इसकी बात की। अब देखो भाग तो ले सकता है लेकिन योग्यता की चर्चा कर ले कि कोई राज्यसभा का सदस्य है वो कब खड़ा हो सकता है, तो उसकी बात कर ले। तो देखिए योग्यता, तो ये सर्वाधिक प्रश्न पूछा भी जाता है कि राज्यसभा के उम्मीदवार की एज कितनी होनी चाहिए? तो एज कम से कम 30 साल का होना चाहिए। तो यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करेंगे तो यही मोस्ट है कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 साल का वो होना ही चाहिए। ये बातें अनुच्छेद 84 में लिखी गई है। कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 84 में इस बात का उल्लेख है कि कोई अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज कम से कम 30 साल हो। एक मैंने आपको बता दिया उसी राज्य का नागरिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, ये योग्यता सबकी समान होती है, लेकिन हटके जो योग्यता है वो क्या है? 30 साल है। ठीक है, अब अपन ने योग्यता की बात कर ली। अब देखो बात करते हैं योग्यता के बाद में शपथ कौन दिलवाएगा इनको। ठीक है, शपथ दिलवाने का काम कौन करेगा? कि कोई राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो शपथ दिलवाने का काम जो करता है वो सभापति करता है। तो शपथ की बात कर ले। शपथ कौन दिलवाएगा? सभापति। सभापति किसका है भाई? राज्यसभा का सभापति। वैसे राज्यसभा का सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। तो ये सभापति क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम करता है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो अनुच्छेद 99 में लिखा गया है। 99 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम करेगा सभापति, और सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल तो देखो वैसे जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। यह अनुच्छेद 83 में लिखा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ध्यान रखना कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होती है राज्यसभा। इसीलिए तो अपन ने क्या बोला है? स्थायी सदन। ठीक है, अब सदस्य जो है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। मतलब दूसरे साल क्या होगा? 1/3 सदस्य तो हट जाएंगे, 1/3 सदस्य हट जाएंगे और इसके स्थान पर 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होंगे? 1/3 सदस्य हटेंगे और इतने ही नए सदस्य बन जाते हैं। अब मानो कोई सदस्य था, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ और मानो उसकी मृत्यु हो गई हो या उसने त्याग पत्र दे दिया हो, तो अब जो नया सदस्य बनेगा क्या वो पूरे 6 साल के लिए बनेगा या शेष कार्यकाल के लिए? तो ध्यान रखना शेष कार्यकाल के लिए बनेगा। जो नया बनेगा वो कितने समय के लिए बनेगा? शेष कार्यकाल के लिए बनेगा। कार्यकाल के लिए न कि पूरे 5 साल के लिए बनेगा। वो सॉरी पूरे 6 साल के लिए नहीं बनेगा, वो शेष कार्यकाल के लिए। जैसे मानो कोई राज्यसभा का सदस्य था, उसने 2 साल
कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया, तो अब उसकी 4 साल बच गई। अब जो नया सदस्य बनेगा वो 4 साल के लिए बनेगा, न कि 6 साल के लिए। क्यों? क्योंकि नियम क्या है कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होने चाहिए। तो अगर वो ये नियम नहीं रहेगा, मतलब अगर वो 6 साल रहेगा तो फिर ये नियम का फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए शेष कार्यकाल के लिए ही बनता है, न कि पूरे 6 साल के लिए। अब कार्यकाल की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो कार्यकाल में ही है कि जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो ध्यान रखना, सभापति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल होता है, न कि 6 साल। 6 साल नहीं होता, उसका कार्यकाल तो कितना होता है, 5 साल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हमने कहा था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, इसलिए सभापति का कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल। अगर आपसे पूछे उपसभापति उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, तो ये ध्यान रखना 6 साल होगा। क्यों? क्योंकि उपसभापति है वो कहां से बनता है, तो वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनता है। किसमें से बनता है? राज्यसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है, इसलिए उसका कार्यकाल कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। कहने का मतलब राज्यसभा के सदस्यों का और उपसभापति का कार्यकाल 6 साल का होगा, जबकि सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो ये अपन ने यहाँ जो चर्चा की है वो किसकी चर्चा की है, कार्यकाल की चर्चा कर ली। ठीक है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी कभी नहीं होता, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और इतने ही क्या है कि नए बने जाते हैं, इनके स्थान पर नए आ जाते हैं। जितने सदस्य रिक्त होगा पद उतने ही क्या है, नए सदस्य आ जाएंगे। अगर कोई मर जाता है या त्याग पत्र देता है तो नया सदस्य शेष कार्यकाल के लिए बनेगा, न कि पूरे 6 साल के लिए बनेगा। अब देखो, कार्यकाल की भी पढ़ने बात कर ली है, शपथ की बात कर ली है, अब बैठक करवा देते हैं। बैठक, राज्यसभा की जो बैठक होगी, तो देखो वही 2 बैठकों के मध्य 6 महीने से तक अंतर नहीं होना चाहिए। 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अधिक का समय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2 बैठकें हैं वो 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। अब बैठक के लिए जो गणपूर्ति होगी या कोरम जो बोलते हैं अपन जिसको, तो गणपूर्ति सदस्य कितने होने चाहिए, गणपूर्ति सदस्य होने चाहिए 1/10। मतलब कुल सदस्यों के 1/10 जो है सदस्य उपस्थित हो जाएंगे तो बैठक पूर्ण मानी जाएगी। अर्थात राज्यसभा के कितने सदस्य, 25 सदस्य अगर उपस्थित हो जाएंगे तो राज्यसभा की बैठक पूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, तो अपन 250 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 25। तो 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए कोरम बैठक के लिए 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं त्याग पत्र की। त्याग पत्र, तो देखो त्याग पत्र राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्यसभा के सदस्य वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो त्याग पत्र देंगे सभापति को देते हैं। किसको देते हैं, सभापति को। उपसभापति भी किसको देगा, उप सभापति भी त्याग पत्र जो देगा सभापति को, सभापति उपसभापति को। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में भी जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो यहाँ एक त्याग पत्र की बात हुई। तो बैठक जो है वो 6 माह के अंदर होना जरूरी है। 1/10 सदस्य मतलब 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अब देखो ये तो पढ़ने बेसिक बातें कर ली, योग्यता वगैरह, कार्यकाल वगैरह, ये बातें हो गई। अब देखो राज्यसभा को प्राप्त कुछ अधिकार भी है कि राज्यसभा को ऐसे कौन से अधिकार हैं जो लोकसभा को नहीं है। तो राज्यसभा को
312 में क्या है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है और उनका विघटन कर सकती है। क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन व विघटन की जो शक्ति है वो केवल और केवल किसके पास है? राज्यसभा के पास ही है। अब आइए अनुच्छेद 249 में क्या है? तो अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि कोई राज्य सूची का विषय है तो राज्यसभा उसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर सकती है। उसके बाद में संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ये भी केवल और केवल किसके पास अधिकार है? राज्यसभा के पास। कहने का मतलब कोई राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, उसको क्या घोषित करना है? राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का घोषित करना है। अब ये घोषित करने का काम कौन करेगी? राज्यसभा। इसके बाद में संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून। वरना राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, ठीक है, प्रांतों को दिया गया है, राज्यों को दिया गया है। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर सकती है। उसके बाद संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून। एक है अनुच्छेद 61 में उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, इस उपराष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार दिया गया, हटाने का अधिकार वो भी किसको दिया गया है? राज्यसभा को। हालांकि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। जो धन विधेयक होता है, आप जानते हो, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है और बेचारी राज्यसभा तो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, केवल और केवल 14 दिन उसे रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर 14 दिन रोके रखती है तो उसके बाद उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो ये राज्यसभा के कुछ अधिकारों की अपने बात की है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन और विघटन है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर सकती है। उसके बाद संसद उस पर कानून बना सकती है। और 61 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। और जो राज्यसभा है धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं रखती, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोके रख सकती है। अगर 14 दिन रोकती है तो अगले दिन उसे पारित मान लिया जाता है। अब देखो, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो क्या राज्यसभा का कोई सदस्य आज तक प्रधानमंत्री बना है? क्या राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? जी हाँ। वैसे सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का ही बनता है, ये अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो क्या आज तक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से बने हैं? तो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले कितने हैं? तो 4 हैं। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए 4 कौन कौन बने हैं। तो एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी, सबसे पहले यही राज्यसभा के सदस्य होते हुए क्या बनी थी? तो प्रधानमंत्री बनी थी। और क्या बनी थी? उसके बाद में एस.टी. देवी गौड़ा का नाम सुना होगा, देव गौड़ा, ये दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना। एस.टी. देवी गौड़ा पूरा नाम कभी सुना होगा, हरदनहल्ली डोडोगौड़ा देवगौड़ा, ये पूरा नाम है इसका। एस का मतलब है हरदनहल्ली, डी का मतलब है डोडोगौड़ा और देवगौड़ा, ये पूरा नाम है। टीचर स्कूल में आज बोलता होगा हरदनहल्ली डोडोगौड़ा देवगौड़ा, इतना बड़ा नाम बोलता होगा बेचारा। तो ये एस.टी. देवी गौड़ा है। एक इंद्र कुमार गुजराल बना। कौन बना? इंद्र कुमार गुजराल। और एक है मनमोहन सिंह। मन को मोहने वाले हैं सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी असम राज्यसभा से बने थे। तो ये 4 आज तक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से होते हुए प्रधानमंत्री बने। ऐसे सोचो, इंदिरा और इंदर बैठे कहाँ? घोड़ा पर, और मनमोहन सिंह मुस्कुराए। ठीक है,
इंदिरा और इंदर कहाँ बैठे, घोड़े पर, और मनमोहन जी क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इसे याद रखो, इंदिरा गांधी, एस देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। अब देखो, एक है सबसे पहला जो राज्यसभा का सभापति बना वो कौन बना, अपन ये तो पता होना चाहिए कि पहला सभापति कौन बना। तो पहला जो राष्ट्रपति था वही राज्यसभा का पहला सभापति था। तो पहला राज्यसभा का जो सभापति बना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर है कि प्रथम उपसभापति कौन बना, तो कृष्ण मूर्ति राव थे, वो प्रथम उपसभापति बने। तो प्रथम उपसभापति बने तो प्रथम विपक्ष का नेता कौन बना, कमलकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो आपसे पूछे प्रथम सभापति, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर है प्रथम उप सभापति कौन बना, तो ये सभापति, तो उप सभापति कौन बना है, तो अभी बताया था कृष्ण मूर्ति राव। एक है राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता, तो प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता कौन बना, कमलकांत त्रिपाठी। कौन बना है, कमलकांत त्रिपाठी जो हैं वो पहले क्या बने हैं, विपक्ष के नेता बने हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है, प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित हुई, तो उससे इसका ध्यान में रखना, नरगिस दत्त। ये प्रथम फिल्म अभिनेत्री है जो राज्यसभा में क्या हुई, मनोनीत हुई। अगर राज्यसभा में प्रथम अभिनेत्री है तो अभिनेता कौन था, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज कपूर जो है वो पहले फिल्म अभिनेता है जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। एक है राज्यसभा की प्रथम महासचिव कौन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो वीएस रमा देवी जो है, वीएस रमा देवी वो प्रथम महिला महासचिव है। ठीक है, तो अपन देखा कि आज तक अपन ने देखा कितने पीएम राज्यसभा से बने, 4, इंदिरा गांधी, एस पी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर प्रथम सभापति कौन बने हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। और प्रथम उपसभापति कौन बना है, तो कृष्ण मूर्ति राव बना है। प्रथम विपक्ष का कौन बना है, कमलकांत त्रिपाठी बना है। नरगिस दत्त है वो पहली फिल्म अभिनेत्री है, और पृथ्वीराज कपूर है प्रथम फिल्म अभिनेता है। महासचिव जो है राज्यसभा की वीएस रमा देवी है। अब देखो एक प्रश्न वर्तमान से देख लेते हैं कि वर्तमान में जो अपने सभापति है वो कौन है, वेंकैया नायडू है, और उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण है। हाल ही में दोबारा भी चुने गए हैं। तो वर्तमान सभापति देखो, वर्तमान सभापति कौन है, सभापति, तो वर्तमान जो सभापति है वो है वेंकैया नायडू, क्योंकि वेंकैया नायडू जो है वो वर्तमान में हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति है, इसलिए उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति है। और उपसभापति कौन है वर्तमान में उपसभापति है हरिवंश नारायण जो है वर्तमान में क्या है, उपसभापति है। तो ये अपन ने यहाँ पर जो चर्चा की है वो राज्यसभा की है। एक प्रश्न और देख लो कि कोई व्यक्ति जो है कितने समय तक बिना बताए राज्यसभा को, बिना बताए सदन को, बिना बताए अनुपस्थित रहे कि उसके पद को रिक्त मान लिया जाता है, तो वो है 60 दिन। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बिना कोई कारण बताए राज्यसभा से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद क्या मान लिया जाता है, रिक्त मान लिया जाता है। जो राज्यसभा का उपसभापति है उसको जो भत्ते वगैरह प्राप्त होते हैं केंद्रीय मंत्री के समान, जो इस उपसभापति होता है ना, इसको केंद्रीय जो मंत्री होता है उसके समान, केंद्रीय मंत्री के समान भत्ते वगैरह प्राप्त होते हैं। केंद्रीय मंत्री के समान जो भत्ता वगैरह वेतन मिलता है ना, उसी के समान दिया जाता है। ये था आपका राज्यसभा का चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा।